हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो अपनी सफर को आगे हम लोग बढ़ाते हुए, तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि हमने एमएसएन का क्लास स्टार्ट किए हैं। एमएसएन का 3 क्लास हो चुका है, जो मैंने यूट्यूब पे दे दिया। वो सिर्फ कहानी टाइप का है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है, याद करने वाला नहीं है, समझने वाला था। तो 3 क्लास हम दे दिए कहानी टाइप का। आज से हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग को यूज होता है लाइफ में। जो बीमारी है उसके बारे में हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन, जो हम लोग को सूजन सूजन क्यों जरूरी है और क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज, और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और जैसा कि पता है कि जो यूट्यूब पे तो क्लास फ्री में चलता ही चलता है, लेकिन जो नोट्स हमारा है, जो हैंड रिटेन नोट्स मिलता है, वो कहाँ मिल जाता है आपको? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके जुड़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो जरूर आप लोग नोट्स बनाइए और रिविजन कीजिए। तो हम लोग चलिए चलते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन तो सुनिएगा कि दोस्त, याद रखो दोस्त, सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती। सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती, वह मेहनत और धैर्य का फल है। सफलता जो है किसी किस्मत से नहीं मिलता, वो धैर्य और मेहनत का फल है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, वो उसका फल आपको उस हिसाब से आपको मिलेगा सफलता। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ोगे, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, तो एक दिन पहाड़ जैसी ऊंचाई पर तुम कदम रखोगे। तो अगर आप धीरे धीरे, अगर एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर, सॉरी 1 पन्ना 2 पेज ही पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छे लेवल पर चले जाएंगे। आप अगर मान के चलिए आप एक दिन 1 चैप्टर खत्म कर दिए और अगला दिन कहेंगे वाह आज नहीं पढ़ेंगे, फिर 2 दिन 4 दिन रेस्ट, फिर अगला दिन। तो इससे नहीं होता, थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। जिस तरह हम पढ़ाते हैं आपको, धीरे धीरे पढ़ाते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो चलिए, इस लाइन के साथ हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो आज का क्लास हमारा क्या है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? तो मान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन का हिंदी में इसको सूजन कहते हैं, सूजन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको कहीं पे चोट हुआ, इंजरी हुआ। मान के चलिए आप लोग कहीं जा रहे थे और कहीं पे गिर गए, रोड पे या कहीं पे गिर जाने पर क्या होता है? वहां पे जो स्किन होता है, मसल्स, टिश्यू, वहां पे क्या होता है? इंजरी हो जाता है। मतलब इंजरी हो जाता है, वहां पर का स्किन जो होता है थोड़ा घिसर उसर जाता है, स्क्रैच हो जाता है, तो वहां पे इंजरी होता है। इंजरी होने के बाद क्या होता है? वहां पे रेडनेस देखने को मिलेगा, वहां पे थोड़ी देर के बाद स्वेलिंग फूल जाता है, वो वहां पे हीट, गर्म थोड़ा सा महसूस होगा। और जहाँ पे चोट लगता है वहां पे थोड़ा जैसे किसी हैंड में अगर चोट लगा, तो वहां हैंड से काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है। तो कैसे होता है या रेडनेस कैसे होता है, या फिर हीट कैसे हो गया, और फिर हमको दर्द क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब आपको हम बहुत ही अच्छी वे में आपको पढ़ाएंगे। तो इन्फ्लामेशन मतलब आप समझ गए कि कहीं आप लोग गिर गए, तो इंजरी हो गया, टिश्यू में इंजरी हो गया, उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का साइन क्या सब है? तो साइन हो गया आपको, जैसे रेडनेस बताए, हीट बताए, पेन बताए, स्वेलिंग बताए, और नॉर्मल फंक्शन स्लो हो जाता है वहां का। तो ये सब क्या है? साइन है। तो हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो इन्फ्लामेशन का एक डेफिनेशन है कि इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ बॉडी। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक रिस्पांस, मतलब रिस्पांस का निभाता है, जिम्मेदारी निभाता है वो अपना हमारे बॉडी में। इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है, ये भी आपको हम बताते हैं।
इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के जो इन्फ्लामेशन है यह प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक इसका जिम्मेदारी है। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब, हमारे बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब क्या रोल है, क्यों हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होना जरूरी है, तो ये सब पढ़ेंगे। टिश्यू अगेंस्ट द इंजरी, इंजरी के टाइम बताया आपको कि कहीं जा रहे हैं, गिर गया तो गिर जाने पर टूट फूट जाता है, चोट लग जाता है, तो उससे इन्फेक्शन और इरिटेशन, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन से भी इन्फ्लामेशन होता है, और इरिटेशन मतलब खुजली होने के बाद भी वो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। विच हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल एजेंट, यह कैसे मदद करता है डिस्ट्रॉइंग करने में, डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल एजेंट को एंट्री करने से कैसे इन्फ्लामेशन रोकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिमूविंग डेथ टिश्यू, डेथ टिश्यू जो इन्फ्लामेशन होने के बाद जो वहां पे डेथ टिश्यू अनवांटेड टिश्यू या कोई भी प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे केमिकल रिजेक्शन होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो वहां पे बन जाता है इन्फ्लामेशन में, उसको कैसे रिमूव किया करते हैं हमारा बॉडी, करता है हमारा बॉडी टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रोवाइडिंग हीलिंग, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ठीक होने में कैसे मदद करता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखें डेफिनेशन में, इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, मतलब जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स निभाता है, जिम्मेदारी निभाता है, एक सुरक्षात्मक जिम्मेदारी निभाता है हमारे बॉडी टिश्यू में। किसके अगेंस्ट, तो बताया आपको कि इंजरी के अगेंस्ट, इंजरी हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन हो रहा था, सॉरी इंजरी के बाद, और जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में जैसे बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन में कैसा रोल निभाता है, उसके बाद एजिटेशन बताया कि वहां पे जलन खुजली होने के बाद भी उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है, जिम्मेदारी निभाता है टिश्यू पे, वो देखेंगे। और कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल एजेंट, बैक्टीरिया वायरस को कैसे वो डिस्ट्रॉय करता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और हार्मफुल एजेंट रिमूविंग डेथ टिश्यू, डेथ टिश्यू को रिमूव करने में, बाहर निकालने में भी कैसे मदद करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रोमोटिंग करता है हीलिंग, जो वहां पे हो जाता है उसमें जो फिर नया टिश्यू बनता है, कैसे बनता है और कैसे वो वहां पे इन्फ्लामेशन जो इंजरी हुआ था वो कैसे ठीक होता है, रिकवर होता है और नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का फंक्शन क्या है, इन्फ्लामेशन का फंक्शन आपको बता देते हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे टॉपिक में है इसलिए हम लोग इसको बना के आए हैं, इसमें अच्छी तरह से आप लोग को बताएंगे, तो वो टॉपिक आने के बाद। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन पहला है आपको बताया कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, इन्फ्लामेशन का फंक्शन है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कि डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल एजेंट को, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय हार्मफुल एजेंट। कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, मतलब जो जहरीली पदार्थ है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्फ्लामेशन का पहला फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, हमारे टिश्यू और ऑर्गन को बचाता है, किससे, कैसे बचाता है, तो डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल एजेंट को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन जहरीली पदार्थ को वह डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है हमारे टिश्यू में। और पहला फंक्शन देख लिए, उसके बाद दूसरा में क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एंड रिमूवल फंक्शन, एलिमिनेशन एंड रिमूवल फंक्शन।
रिमूवल फंक्शन। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन एंड रिमूवल फंक्शन, रिमूव करता है जो डेथ सेल हो गया है हमारे बॉडी में, सॉरी इन्फ्लामेशन इंजरी के बाद जो हमारे सेल में टिश्यू में जो डेथ सेल हो गया, डेथ सेल जो हो गया इंजरी के कारण जो डेथ सेल हो गया उसको कैसे रिमूव करता है उसके बारे वो उसका यह भी फंक्शन किसका है, इन्फ्लामेशन का फंक्शन क्या है कि वह डेथ सेल को रिमूव करता है और डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो गया उसको भी रिमूव करता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो उसमें बताए ना कि टॉक्सिन मतलब जहरीली जो पदार्थ उसमें प्रोडक्ट बन गया था उसको भी क्या करता है, रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है, तो इन्फ्लामेशन। इसीलिए हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लामेशन का ये कार्य है कि वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है। और एलिमिनेशन यानी कि रिमूव करता है, जैसे डेथ सेल जो हमारे डेथ सेल जो इंजरी के कारण जो डेथ सेल हो गया उसको रिमूव करता है, जो डिस्ट्रॉय डैमेज टिश्यू है उसको भी रिमूव करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे टिश्यू या सेल में बना है उसको भी रिमूव करता है, इन्फ्लामेशन। तीसरा क्या है, तीसरा रिपेयर एंड हीलिंग। रिपेयर एंड हीलिंग में क्या होता है कि प्रोमोट करता है रिजेक्शन ऑफ न्यू सेल। जो इंजरी हो गया था, इंजरी होने के बाद पहला तो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरस से, उसके बाद जो अनवांटेड जो डिस्ट्रॉय हो गया था सेल उसको क्या करता है, रिमूव करता है, डेथ सेल को रिमूव करता है और अनवांटेड प्रोडक्ट को रिमूव करता है। और क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, जो इंजरी हो गया था, इंजरी होने के बाद वहां पे गड्ढा टाइप का हो गया था उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, फिर से वहां पे नया सेल को जनरेट करता है, नया सेल को जनरेट करके उसको रिपेयर करता है। और इनिशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कार फॉर्मेशन। तो क्या करता है, यह रिजेनरेशन सेल को बनाता है और क्या करता है, वहां जो सेल डैमेज हो गया था वहां पे इनिशिएट करता है, फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को इनिशिएट करता है। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, यह स्पेशल एक कनेक्टिव टिश्यू है, फिब्रोब्लास्ट को इनिशिएट करता है, इनिशिएट फिब्रोब्लास्ट। यह क्या है, फिब्रोब्लास्ट क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, ये क्या करता है, कोलेजन प्रोटीन बनाता है, कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कोलेजन प्रोटीन क्या है, कोलेजन प्रोटीन जैसे आपको बताते एग्जांपल में कि आपका कहीं पे घर है जिस रूम में आप रहते हैं वहां पे क्या होता है कि दीवार में कभी कभी किसी वजह से स्क्रेच लगने से या कोई धक्का लगने से क्या होता है कि दीवार का जो ऊपर का लेयर होता है प्लास्टर जो होता है वो क्या होता है, मतलब वहां पे गड्ढा टाइप का हो जाता है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, गड्ढा टाइप का हो जाता है, वहां का जो प्लास्टर रहता है वो नीचे आ जाता है, गिर जाता है किसी वजह से, कोई सामान से स्क्रेच होने से या ठोकर लगने से वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद क्या करता है, वो मिस्त्री आता है तो क्या करते हैं, वो सीमेंट बालू जो भी यूज होता है उससे क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद उसको गड्ढा को भर देते हैं। भर देने के बाद क्या होता है कि वहां पे तो भर देने क्या करता है, वहां पे सीमेंट बालू का गिट्टी लगता है ना, सीमेंट बालू जो लगता है तो वही वहां पे सीमेंट बालू लगता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, एक न्यू सेल को बनाता है, न्यू टिश्यू को फॉर्मेशन करता है, न्यू सेल को बनाता है, न्यू सेल को बनाता है। जो नया सेल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेशन। जो नया सेल बना, जो नया टिश्यू बना, कोलेजन प्रोटीन किसका रोल निभाता है यहाँ पे, सीमेंट बालू, जैसे सीमेंट और गिट्टी बालू का जो रोल इनको निभाता है यहाँ पे कोलेजन फाइबर। और जो नया सेल बना उसको कहते हैं
ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। यह एक नया टिश्यू है जो कि कभी भी आप देखोगे कि जो घाव होता है, इंजरी हो जाता है, वहां पे भरने के बाद वहां पे थोड़ा थोड़ा बहुत पतला सा स्किन होता है, वहां पे छूने पे वो फ्लेक्सिबली बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है वो नीचे, तो वो क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है। मतलब नया सेल जो तुरंत बना है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू का बना है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू, उसके बाद क्या होता है कि इस ग्रैनुलेशन टिश्यू बनने के बाद क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है। स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन क्या होता है कि वहां पे निशानी टाइप का बनता है। जैसे आपको बताया कि मिस्त्री आया, वहां पे गिट्टी बालू सीमेंट से उसको क्या किया, रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद आप कितना भी को रिपेयर कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, थोड़ा दिन के बाद वो वहां पे निशान बना रहता है कि आपको अलग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिपेयर किया गया और दीवार को रिपेयर किया गया है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब वहां इंजरी हो जाता है, जब वो रिपेयर होता है तो क्या होता है, वहां पे इनिशिएट होता है फिब्रोब्लास्ट इनिशिएट होता है, उत्पन्न होता है, उसकी एक्टिविटी इनिशिएट होता है। इनिशिएट मतलब फिब्रोब्लास्ट मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, कोलेजन फाइबर बनाता है। कोलेजन फाइबर क्या रोल निभाता है, वहां पर नया टिश्यू बनाने में रोल निभाता है कोलेजन फाइबर। और जो नया टिश्यू बना वो उसको क्या कहते हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनने के बाद क्या होता है, स्कार का फॉर्मेशन होता है। स्कार का फॉर्मेशन मतलब वहां पे निशान हो जाता है। आपको पता होगा कि जब भी आपके शरीर में कभी भी इंजरी हुआ होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि वो ठीक होने के बाद भी वहां पे मतलब निशान बन जाता है, यहाँ पे निशान बन जाता है। तो वहां पे निशान बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कार फॉर्मेशन होता है। तो रिपेयर एंड हीलिंग, उसके बाद यूमिनिफिकेशन हम लोग देखते हैं। और यूमिनिफिकेशन का मतलब हो गया कि एक्टिवेट व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होता है, किसमें, जब इन्फ्लामेशन के बाद रिपेयर होने के बाद क्या होता है कि यूमिनी रिस्पॉन्स होता है। यूमिनी रिस्पॉन्स होने का मतलब क्या होता है, यूमिनी रिस्पॉन्स मतलब जैसे इसमें व्हाइट ब्लड एक्टिवेट होता है। WBC आप लोग पढ़े होंगे। WBC को दो टाइप होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का भी प्रकार होता है, ग्रेनुलोसाइट का भी 3 प्रकार होता है। कौन कौन, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल, 3 प्रकार होता है। फिर एक ग्रेनुलोसाइट का भी प्रकार होता है, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है। तो इसी प्रकार तो एक्टिवेट क्या होता है WBC में कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होता है। फिर क्या होता है, मैक्रोफेजेज, ये भी WBC का प्रकार है। मैक्रोफेजेज, उसके बाद लिम्फोसाइट, तो ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है यानी कि न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, उससे इन्फेक्शन से लड़ता है। कौन लड़ता है WBC में भी हम आदमी तो बोलने के लिए बोल देता है कि WBC लड़ता है, जो जिसको पास इतना नॉलेज नहीं रहता है तो वो सीधे कहता है कि WBC लड़ता है। WBC में भी कौन सा पार्ट लगता है WBC का, तो न्यूट्रोफिल। जो भी इन्फेक्शन होता है उसे कौन हमारा लड़ता है, WBC का न्यूट्रोफिल। जो एक ग्रेनुलोसाइट का जो टाइप है वो हमारे इन्फेक्शन के साथ फाइटिंग करता है, लड़ता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। और मैक्रोफेजेस क्या होता है, जो भी हमारे इंजरी के बाद जो भी वहां पे डेड सेल, टिश्यू या वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको क्या करता है, ये क्या करता है, उसको निगल जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसको खा जाता है। मैक्रोफेजेस क्या करता है, जो भी अनवांटेड सेल डैमेज हो गया था और अनवांटेड जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट बना वो इंजरी के बाद, तो उसको क्या करता है, मैक्रोफेजेस खा जाता है, उसको
खत्म कर देता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट आपको बताया कि लिम्फोसाइट का भी दो प्रकार होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि जर्म के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसका भी दो प्रकार है, बी सेल लिख देते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, अटैक करता है। जो दुश्मन डायरेक्टली अटैक करता है, दुश्मन एनकाउंटर कर देता है, सीधे मार देता है। तो लिम्फोसाइट का भी दो प्रकार हुआ, जो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट जो उससे अटैक करता है। जो भी अनवांटेड जर्म्स जो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ क्या करता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, और बी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और टी लिम्फोसाइट उससे एनकाउंटर कर देता है, उससे जर्म्स पे एनकाउंटर करता है टी लिम्फोसाइट। तो इम्यूनिटी डिफिशियंसी हम लोग देख लिए। उसके बाद और स्टिमुलेट करता है सिस्टम फॉर द फर्दर डिफरेंस, और युद्ध से लड़ने के लिए सिस्टम को और मजबूत बनाता है। जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, युद्ध से लड़ने के लिए और मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेज और क्या होता है, लिम्फोसाइट, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, युद्ध से जो लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से जो लड़ता है WBC, उसके लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को और मजबूत और बूस्ट करता है। उसके बाद क्या है, ये खत्म हो गया हमारा फंक्शन। तो हम लोग पढ़ लिए फंक्शन में क्या क्या पढ़े आप लोग, प्रोडक्टिव फंक्शन पढ़े, जो हम लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा था, किसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक पदार्थ को डिस्ट्रॉय, हार्मफुल एजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एलिमिनेशन पढ़े कि जो भी डेथ सेल है, डैमेज टिश्यू है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने के, रिमूव करने का काम करता है इन्फ्लामेशन। और रिपेयर भी, इन्फ्लामेशन क्या करता है, रिपेयर का काम करता है, प्रोमोट करता है जनरेशन न्यू सेल को बनाने का काम करता है, इनिशिएट करता है फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, कोलेजन फाइबर को बनाता है, कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, कोलेजन प्रोटीन को न्यू सेल को बनाता है। जहां पे इंजरी हो गया था और गड्ढा हो गया था, वहां पे फिर न्यू सेल को फॉर्मेशन करता है। न्यू सेल को फॉर्मेशन करने के बाद जब न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, वहां पे निशानी बन जाता है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। और इम्यून डिफेंस में बताया कि एक्टिवेट करता है, व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट करता है। उसमें भी न्यूट्रोफिल जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, कौन, न्यूट्रोफिल। और मैक्रोफेज जो भी डैमेज टिश्यू है, जो भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन से बना हमारे इंजरी के जगह पे, साइट पे, उसको क्या करता है, मैक्रोफेजेज खा जाता है और स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम पर, फर्दर स्टिमुलेट करता है। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट मिलकर इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करता है और अच्छी तरह से उसे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। तो हम लोग पढ़ दिए। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या है, हम लोग फंक्शन देख लिए, अब साइन देखते हैं। साइन में क्या होता है कि रेडनेस होता है। स्वेलिंग होने के बाद क्या, इन्फ्लामेशन होने के बाद पहला क्या होता है, रेडनेस होता है। रेडनेस होने के बाद वहां पे थोड़ा वार्म, मतलब हीट गर्म महसूस होता है। उसके बाद क्या होता है, पेन होता है, पेन के बाद क्या होता है, स्वेलिंग होता है,
पेन के बाद क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो उसके बाद नॉर्मल फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ, तो फंक्शन देख लिए, इन्फ्लामेशन क्या होता है वो देख लिए, फंक्शन देख लिए। उसके बाद हम लोग साइन, साइन क्या होता है कि वहां पे रेडनेस हो जाता है, रेडनेस यानी कि वहां पे ललापन हो जाता है। ललापन कैसे होता है हम लोग आप लोग को हम डिटेल में आपको अभी जस्ट बताएंगे इसके बाद। तो रेडनेस हो जाता है, कॉज ऑफ वैसोडाइलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल्स के वैसोडाइलेशन के कारण वहां पे रेडनेस हो जाता है। वैसोडाइलेशन मतलब हो गया कि जैसे कोई जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा ब्लड वेसल्स है, ये क्या है हमारा ब्लड वेसल्स है, इसमें हम लोग इसमें गैप है एक का गैप है, एक मार्कर इसमें रख सकते हैं। अगर हम दोनों इसमें जबरदस्ती डालेंगे तो एक तो अंदर जाएगा नहीं और इससे क्या हो सकता है, ये हमारा डस्टर जो है ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, फट सकता है। क्या होता है, जबरदस्ती में टूट फट सकता है। तो जब वैसोडाइलेटर होता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बहुत तेजी में होने लगता है। जब ब्लड वेसल का शेप ऐसा है, वैसोडाइलेशन के कारण उसका शेप बढ़ जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स का फ्लो अधिक होने लगता है। ब्लड वेसल्स का फ्लो अधिक होने लगता है तो उसी के कारण यहाँ पे हमको रेडनेस देखने को मिलता है। वेसोडाइलेशन के कारण हम लोग को रेडनेस देखने को मिलता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो ब्रिंग द रेड ब्लड सेल टू अफेक्टेड एरिया, वहां पे अफेक्टेड एरिया पे ब्लड सेल का डिमांड अधिक होने लगता है, इसलिए ब्लड फ्लो अधिक होता है और जिससे रेडनेस देखने को मिलता है। हीट होता है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो जहां पे इंजरी हुआ वहां पे क्या होता है, इंजरी होने के बाद वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब आप लोग को पढ़ाए थे फार्माकोलॉजी में कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब वहां पे बहुत चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद उसके रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजरी जो हम लोग को इंजरी हुआ वहां पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पे यानी वहां पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या कहता है, वहां पे हीट उत्पन्न होता है। कभी आप किसी भी दो प्रोडक्ट को साथ में उसको रगड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने के बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे हीट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट उत्पन्न, किसी चीज को आप बार बार मतलब थोड़ा देर तक उसको रगड़ने पर क्या होता है, वहां पे हीट उत्पन्न होता है। तो इससे हम लोग को वहां पे हीट महसूस होता है। गर्म पेन कैसे होता है, पेन प्रोडक्ट बाय द केमिकल मेडिटेशन, मतलब कि वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस बाय केमिकल मेडिएटर, जो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा था यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बहुत चीज का डिमांड होता है, डिमांड होता है तो क्या होता है कि वहां पे प्रेशर बनता है। डिमांड होगा, जल्दी आने का डिमांड रहेगा तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि नर्व में इलेक्ट्रिसिटी अधिक उत्पन्न होता है। नर्व में इलेक्ट्रिसिटी अधिक उत्पन्न होने के कारण वहां पे क्या होता है, पेन होने लगता है। जैसे कोई पाइप का पानी मान लेते हैं कि इस पाइप है, इसके द्वारा वाटर फ्लो हो रहा है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, तो क्या होता है कि इधर जो है इधर प्रेशर बन जाता है। इधर यहाँ पे दबाने के कारण इधर प्रेशर बन जाता है पाइप। प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि पाइप पूरा टाइट हो जाता है। टाइट होने के साथ साथ उसमें प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने के कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर लगने के कारण वहां पे हमको पेन महसूस होता है। यानी कि नर्व में इलेक्ट्रिसिटी अधिक डिमांड के कारण जो हमारा नर्व जल्दी वर्क करने लगता है। जल्दी वर्क करने के वहां पे पेन होता है, नर्व एंडिंग में हमारा पेन होता है। तो देख लिया स्वेलिंग इरिटेशन ऑफ फ्लूइड एंड एक्युमुलेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन सेल्स। तो स्वेलिंग इस वजह से होता है कि हम स्वेलिंग बताएंगे आपको आगे, बहुत ही डिटेल फिगर के साथ बताएंगे। स्वेलिंग में एक्युमुलेशन हो जाता है यानी कि वहां पे पॉश बन जाता है। पॉश बनने के कारण ही वहां पे स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग लॉस ऑफ फंक्शन,
लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि बताया आपको कि जैसे कोई को इंजरी हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, फूल जाना, इतना जब कुछ हो जाएगा, रेडनेस, वार्म, हीट होगा, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो वहां का ऑर्गेन का, वहां का टिश्यू का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। फिर धीरे धीरे जब ठीक हो जाता है इन्फ्लामेशन, तो फिर नॉर्मल वर्क करने लगता है। तो हम लोग देखिए, ये देख लिए, उसके बाद साइन देख लिए, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हैं हम लोग। अब फंक्शन देख लिए, साइन देख लिए, और टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन तीसरा है, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, पहला टाइप है हम लोग का एक्यूट। एक्यूट क्रोनिक आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हम एक्यूट मतलब क्या बताए थे, क्रोनिक मतलब क्या बताए थे। इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन क्लास को थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म ऐसा होता है जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होता है। इसलिए हम आप लोग को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे, आप लोग जरूर याद कीजिए और पढ़िए। जब भी कोई हम बताएं कि यह टर्म आपको याद करना है, तो उसको पक्का याद करना है, क्योंकि वह पूरे बुक में पूरे बुक जितना पढ़िएगा आप, यहाँ यूज हो सकता है। तो एक्यूट मतलब क्या बताए थे कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं, इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन का एक्यूट मतलब जो थोड़ी देर के लिए जो इन्फ्लामेशन होता है, थोड़ी देर, कुछ घंटे के लिए हो या एक दो दिन के लिए हो, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में आ जाता है। तो क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, रैपिड या तेजी से इन्फ्लामेशन होगा। रैपिड ऑनसेट, रैपिड ऑनसेट मतलब कि यह जल्द इंजरी हुआ, डायरेक्ट तुरंत एक्शन करेगा, एक सेकेंड के टाइम में यह क्या करता है, इन्फ्लामेशन होने के बाद तुरंत जस्ट रैपिड तुरंत एक्शन करता है उस इंजरी पे। यह इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन रैपिड, बहुत तेजी से, सडन, अचानक और तेजी से हमला करेगा किसपे, तो जो इंजरी हुआ तुरंत उसपे सडन और रैपिड ऑनसेट एक्शन करता है। यह कुछ देर के लिए होता है, या रैपिड ऑनसेट या घंटा या फ्यू डेज, कुछ घंटे के लिए होता है या कुछ दिन के लिए होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स दिखता है। इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमको साइन एंड सिम्टम दिखेगा, रेडनेस बताए आपको, हीट बताए, पेन बताए, स्वेलिंग बताए, लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये हम लोग को किसमें दिखेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमको देखने को मिलेगा। और इरिक्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्रिगेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड मतलब होता है कि ब्लड वेसल से, जैसे इस ब्लड वेसल से क्या होता है कि इसमें से प्रोटीन और प्लाज्मा बाहर आ जाता है, किसमें आ जाता है, टिश्यू में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग को उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मा, जो ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, हमारे टिश्यू में आ जाता है। कैसे आता है वो हम लोग आपको बताएंगे, आपको अभी ही बताएंगे थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में। तो वह हमारे टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू में आने के बाद वहां पे स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग आपको बताए कि जैसे ये
हमारा मार्कर है, ये डस्टर है, तो इसमें गैप एक मार्कर का बना हुआ है, हम इसको क्या कर जबरदस्ती इसमें 2 मार्कर दे रहे हैं। 2 मार्कर देने के कारण क्या हो सकता है, इसको उधर से अगर प्रेशर डालेंगे तो इधर इसको फूल जाएगा, उसको क्या होगा, गुलठी टाइप का ऐसे करके इधर से निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होता है, वही इसी को कहते हैं हम लोग स्वेलिंग, उसी को कहते हैं कि वहां पे फूल गया। फूल जाने के बाद यानी कि पॉज के कारण जो फ्लूइड रहता है, प्रोटीन रहता है, वो क्या होता है, फूल जाता है, मतलब वो टिश्यू में आने के बाद वहां पे जमा हो जाता है। एक जगह जमा होने के बाद वहां पे अगर कोई मतलब पता है आपको कि जैसे जगह एक मार्कर का इसमें हम डबल मार्कर दे रहे हैं, तो इसको क्या इधर से अगर प्रेशर डालेंगे आगे से तो पीछे से इसमें गुलठी आ जाए। गुलठी आने का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, जो फ्लूइड और जो प्रोटीन बाहर आ रहा था वो हमारे टिश्यू में एक जगह जमा हो रहा है। एक जगह जमा होने के कारण वहां पे पॉज हो जाता है, पॉज बनता है और वही स्वेलिंग को उत्पन्न करता है। तो रैपिड देख लिए इसका, और उसके बाद है इसमें यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर हीलिंग, मतलब जो इंजरी ठीक होने के बाद क्या होता है कि फिर से इन्फ्लामेशन खुद ठीक हो जाता है। जब इंजरी हमारा ठीक हो गया तो इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो यही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक है सब, उसके बाद है क्रॉनिक, दूसरा क्या है, क्रॉनिक। दूसरा क्या है, क्रॉनिक। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है कि आपको कल की क्लास में ही बताए थे आप लोगों को कि एक्यूट मतलब क्या होता है, क्रॉनिक मतलब। तो एक्यूट मतलब हो गया कि 2-3 हफ्ते के लिए जो बीमारी रहता है उसको एक्यूट कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म एक्यूट, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक। तो इसको आपको याद करना है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वंस इट स्लो, यह बहुत ही स्लो काम इन्फ्लामेशन होगा और बहुत लंबे टाइम के लिए होगा। बहुत स्लो होगा, बहुत लंबे टाइम के लिए। यह रैपिड, तेजी से होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यह एक्यूट में स्लो होता है, स्लो ऑनसेट करता है, स्लो ऑनसेट एक्शन। इसका स्लो ऑनसेट एक्शन होता है और यह लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए होता है। कुछ साल, कुछ मंथ, कुछ साल के लिए, तो लमसम में ही साल के लिए होते रहता है लॉन्ग टर्म। और इसका फीचर इसमें क्या है, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखता है। इसमें ना रेडनेस दिखेगा, ना आपको हीट दिखेगा, ना पेन दिखेगा। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में नहीं दिखेगा, रेडनेस नहीं दिखेगा, पेन नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस टिश्यू का डैमेज होगा, रिपेयर होगा, डैमेज होगा, रिपेयर होगा, डैमेज होगा, रिपेयर होगा। उससे डैमेज और रिपेयर होते रहता है इसमें। और इसमें क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस अब बार बार रिपेयर होगा, बनेगा, बार बार रिपेयर होगा, बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि कोलेजिन फाइबर बढ़ जाता है। कोलेजिन फाइबर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ज्यादा कोलेजिन फाइबर बन जाता है। इससे भी, इसमें भी स्कार फॉर्मेशन इसमें होता है। स्कार का फॉर्मेशन इसमें होता है। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन। स्कार का फॉर्मेशन होता है। स्कार मतलब निशानी बन जाना, निशानी बन जाता है किसमें, स्कार में। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यह लंबे टाइम से रहता है। बार बार सेल हमारा टिश्यू क्या होता है, रिपेयर होता है, बनता है, रिपेयर बनता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। इसमें कोई मार्क साइन नहीं दिखेगा, जैसे रेडनेस, हीट, ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं, इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। इटियोलॉजी मतलब बताए थे आप लोग को कि वह शाखा जिसमें हम बीमारी के कारण और कहां से हुआ, किस कारण से हुआ और कहां से हुआ, उसके बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं, इटियोलॉजी में। तो इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कहां से हुआ और क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो हम लोग टाइप भी देख लिए। सॉरी एक टाइप और है इसका, एक्यूट एंड ये बता दिया, और एक और है इसका टाइप में एक और क्या है, सबपोर्टेट था क्विट। हाँ, तो तीसरा क्या है, सिलेक्टिव इन्फ्लामेशन। सिलेक्टिव इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन भी इन्फ्लामेशन का ही टाइप है। सिलेक्टिव इन्फ्लामेशन मतलब क्या हुआ कि क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक या मिडिल में होता है, मिडिल होता है, बिटवीन, यह कब होता है, बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन किया मिडिल में होता है, बीच में होता है। कैसे होता है वो बताते हैं आपको। एक्यूट मतलब तो बताया आपको शॉर्ट टर्म, यानी कि जो आप एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे पैसेंजर ट्रेन को आप लोग देखे होंगे, ये क्या करता है, पैसेंजर ट्रेन इस स्टेशन पे बहुत आया, बस 1 मिनट के लिए रुका, फिर खुला, फिर अगले स्टेशन पर बहुत स्पीड से गया और स्पीड से गया, अगले स्टेशन पे फिर रुक गया, यहां से खुला अगले स्टेशन पे जाके रुक गया, ये एक्यूट में आ गया। एक्यूट में आ गया यानी कि शॉर्ट टर्म, मतलब पैसेंजर ट्रेन क्या करता है, एक स्टेशन से पैसेंजर को लिया, दूसरे स्टेशन से उतार देता है, यानी कि स्पीड से चालू होता है, वो अचानक स्पीड से चालू हुआ, स्टेशन अगले स्टेशन पे फिर जाके रुक गया, फिर वहां अचानक से स्पीड में स्टार्ट हुआ, फिर अगले स्टेशन पर रुक गया, तो यह एक्यूट में हो गया। और क्रोनिक में जैसे माल ट्रेन देखे हैं, जो कि सामान को जो लेके आते रहता है, वो क्या करता है, ये यहाँ स्टार्ट अगर हुआ, यहाँ लोड सामान हुआ, तो फिर वह 20-25-50 स्टेशन आगे जाके वो सिर्फ रुकेगा, और उसका स्पीड बहुत तेजी होता है। स्टार्ट स्लो होता है, स्टार्ट उसका स्लो होता है, और वह लंबे दूरी तय करता है, और स्लो स्पीड में जाता है। वो माल ट्रेन बहुत फास्ट कभी नहीं चलता है। तो क्रोनिक हो गया वो माल ट्रेन का एग्जांपल हो गया, और एक्यूट हो गया पैसेंजर ट्रेन का एग्जांपल, और सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया मेल एक्सप्रेस, जानते हैं मेल एक्सप्रेस, जिसमें जैसे आप लोग को यहाँ से 2-4 स्टेशन आगे जाना है, तो क्या करता है वो, क्या करता है मेल एक्सप्रेस, यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा क्या होता है, नॉर्मल स्पीड में स्टार्ट होता है, मेल ट्रेन, ना ही ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, ना ही ये पैसेंजर की तरह फास्ट में स्टार्ट होता है, और ना ही क्या होता है क्रोनिक की तरह स्पीड में स्टार्ट होता है। नॉर्मल स्पीड से स्टार्ट हुआ, और 2-4 स्टेशन बाद वो फिर जाके रुकता है, 2-4 स्टेशन बाद फिर रुकेगा, फिर वहां से स्टार्ट हो 2-4 स्टेशन बाद रुकेगा। तो ये क्या है, ना ही एक्यूट है, पूरी तरह से एक्यूट है, और ना ही पूरी तरह से क्रोनिक है, मतलब यह बीच मिडिल इन्फ्लामेशन हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप देख लिए, अब हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी देखते हैं कहां कहां से होता है। इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ कि बीमारी कैसे होता है, तो मतलब किस कारण से होता है और कहां से हमारे इन्फ्लामेशन होता है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट में क्या होता है, फिजिकल। आप लोग तो ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, और नोट्स आप लोग को चला गया, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिजिकल कारण, फिजिकल में क्या आ जाता है, फिजिकल में जैसे बताया आप लोगों को कि मैकेनिकल इंजरी हो जाता है, मतलब कि कट गया, घाव हो गया, ट्रोमा हो गया, इस कारण से भी इन्फ्लामेशन होता है। और उसके बाद
थर्मल, थर्मल मतलब हीट, हीट यानी कि जल जाने से भी इन्फ्लामेशन होता है। और फ्रोस्ट बाइट मतलब किसी जैसे मस्कीटो उसकीटो के काटने से भी हो जाता है, मच्छर को काटने से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। रेडिएशन जैसे एक्सरे, एक्सरेज और यूवी रेज से भी इन्फ्लामेशन का कारण हो सकता है। फॉरिजन बॉडी मतलब स्प्लिंटर डस्ट या स्ट्रेचर, किसी पक्षी मतलब किसी को डस्ट से भी होता है, गर्दा वर्दा से भी, धूल कण से भी हम लोग को इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये सब कहाँ आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा। और केमिकल, केमिकल में कैसे आ जाएगा, इरिटेंट केमिकल मतलब किसी किसी को क्या होता है कि कोई केमिकल के कारण उसको इचिंग उचिंग होने लगता नहीं है, खुजली उजली हो जाता है। जैसे मैं बताते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कालीज के कारण भी इन्फ्लामेशन का कॉज हो सकता है। और टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे ड्रग्स के कारण हो सकता है, किसी को कोई ड्रग्स के कारण भी उसको इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी को अल्कोहल लेने से भी हो जाता है, स्मोकिंग करने से भी इन्फ्लामेशन होता है, और पॉइजनिंग सब्सटेंस से भी हो जाता है। तो ये सब केमिकल में आ जाएगा। और बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया बताए आपको, वायरस बताए आपको, और क्या कहते हैं फंगी, पैरासाइट, इससे भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन का कॉज होता है। और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज मतलब हो गया कि जैसे एलर्जी, एलर्जी से जैसे ट्रॉमा हाई फीवर से भी हम लोग को इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेज जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब रिमेटो अर्थराइटिस मतलब जैसे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होने से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो भी कारण है किसका, इम्यूनी डिजीजेज, ये भी कारण है किसका, इन्फ्लामेशन का। और इस्केमिक कॉजेज, इस्केमिक कॉजेज मतलब हो गया कि टिश्यू इंजरी ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई के कारण ये टिश्यू डैमेज हो जाता है, ये भी कारण क्या है, ये भी कारण हो सकता है किसका, इन्फ्लामेशन का। इसका बाद है न्यूरोप्लास्टिक कॉजेज, न्यूरोप्लास्टिक कॉजेज मतलब हो गया कि जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर होने के बाद वहां के अगल बगल के सेल को क्या करता है, कैंसर का सेल उसको डैमेज कर देता है, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन का कॉज हो सकता है। और मेटाबॉलिक कॉजेज, मेटाबॉलिक कॉजेज मतलब होता है कि डायबिटीज मेलाइटस, किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है उसके कारण भी उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, खून मीठा होने के कारण उसको बहुत सारे बीमारी को सामने, उससे भी इन्फ्लामेशन का होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा के कारण भी हो सकता है, कॉज हो सकता है इन्फ्लामेशन का। तो हम लोग क्या देखें हम लोग इटोलॉजी देखें, किस किस में देखें, फिजिकल कॉजेज देखें, दूसरा केमिकल कॉजेज देखे, तीसरा क्या देखें, बायोलॉजिकल कॉजेज देखे। उसके बाद चौथा क्या देखें हम लोग, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज देखे। उसके बाद न्यूरोप्लास्टिक देखें, न्यूरोप्लास्टिक कॉजेज के कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता था। और क्या देखें हम लोग, मेटाबॉलिक कॉजेज के कारण भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इटोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन का क्या क्या कारण हो सकता है, तो फिजिकल कॉजेज हो सकता है। फिजिकल कॉजेज में आपको हम बताए कि मैकेनिकल इंजरी के कारण भी हो सकता है, थर्मल के कारण जैसे बर्न हो गया, जल जाने के कारण भी होता है, रेडिएशन यूवी रे एक्सरे के कारण भी हो सकता है, फॉरिजन बॉडीज के कारण हो जाए, किसी पक्षी कीटाणु और बैक्टीरिया होता है ना, बहुत ही कीटाणु सब जो उड़ते रहता है एयर में, हवा में, वो सब के काटने से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और केमिकल में देखिए हम लोग तो फिजिकल देख लिए, और केमिकल में क्या है कि किसी को किसी एसिड से इन्फ्लामेशन हो जाता है। और टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे बताया आपको, किसी को ड्रग से हो रहा है, दवा लेने से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्या था, अल्कोहल, स्मोकिंग, शराब, नशा करने से भी इन्फ्लामेशन हो, उसमें भी
उसमें भी क्या रहता है, केमिकल रहता है, तो उससे भी होता है। जैसे कोई तंबाकू खा रहा है तो उसको क्या होता है कि जीभ के नीचे यानी कि ओठ के पास क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो भी कारण हो सकता है। और केमिकल में देख लिया, बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस और फंगल से भी होता है, तो ये भी देख लिया। और इम्यूनोलॉजिकल मतलब बताया कि किसी को एलर्जी है, जैसे अस्थमा, एलर्जी के कारण भी हम लोग को इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे अस्थमा, लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और हे फीवर, अधिक फीवर से भी हम लोग को इन्फ्लामेशन होने का खतरा रहता है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, जैसे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में आता है। और इसमेटिक कॉजेज मतलब जैसे टिश्यू को इंजरी हो जाना, लो ब्लड सप्लाई के कारण टिश्यू को डैमेज हो जाता है। और न्यूरोप्लास्टिक, ट्यूमर सराउंडेड टिश्यू आर इरिटेटेड, मतलब जो ट्यूमर सेल रहता है, मतलब जो कैंसर का सेल रहता है, वो क्या करता है, अगल बगल के पूरे टिश्यू को डैमेज कर देता है, और उसमें से भी इंफ्लेमेशन का खतरा होने का चांस रहता है। और मेटाबॉलिक मतलब बताया कि डायबिटीज के कारण स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी इन्फ्लेमेशन का खतरा हो सकता है। और मेटाबॉलिक डिजीजेज, जैसे मेटाबॉलिक डिजीजेज बताया, डायबिटीज, मेलाइटिस और ओबेसिटी, मोटापा के कारण भी। तो हम लोग इटोलॉजी भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। हमारा आज का मेन टॉपिक ये है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब जो शॉर्ट टर्म का इन्फ्लामेशन, उसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो हम लोग को कैसे कैसे हम लोग को इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमारे टिश्यू में, ऑर्गन में, तो वो हम देख रहे हैं। तो इसका प्रोसेस हम देख रहे हैं। प्रोसेस पहला में क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, पहला इवेंट क्या है, वैस्कुलर इवेंट है। वैस्कुलर इवेंट है। उसके बाद क्या है दूसरा, सेलुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट दो घटना होता है जिसे हम एक्यूट इन्फ्लामेशन जिसका प्रोसेस है, दो घटना के कारण होता है, दो, यह वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। क्या है, वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। तो हम आज पढ़ेंगे वैस्कुलर इवेंट। पहला घटना पढ़ेंगे हम लोग वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट क्या होता है कि जब when there is injury or infection in the body, जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है या इंजरी होता है, the first changes occur in the body, पहला चेंज हमारे बॉडी में क्या होता है, पहले जब हम मान के चलिए हमको पहले चोट लगा, फर्स्ट चोट लगने के बाद तुरंत हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होता है, तो पहला रिस्पॉन्स होता है कि ब्लड वेसल्स, पहला चेंजेस हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स में चेंजेस होता है। फर्स्ट ब्लड पहले क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में इंजरी हुआ, इंफेक्शन हुआ, तो सबसे पहला चेंज हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में चेंजेस होता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर इवेंट कहते हैं। वैस्कुलर इवेंट नाम से ही पता है आपको, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स का घटना। तो जब भी हमारे बॉडी में इंजरी हुआ, पहला बार इंजरी होता है, तो पहली बार सबसे पहला घटना हमारे बॉडी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में चेंजिंग आता है। ब्लड वेसल्स में कैसे चेंजिंग आता है वो हमको आप लोग को पढ़ाएंगे अभी जस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड वेस्कुलर इवेंट। तो पहली घटना क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स में चेंज होता है, किसके कारण, इंजरी के कारण, इन्फेक्शन के कारण सबसे पहला चेंजिंग हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं।
स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? ट्रांसिएंट ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन। पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट पहली घटना तो हम लोग क्या समझे कि वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट में सबसे पहले क्या होता है कि जब इंजरी होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड वेसल्स क्या होता है? चेंज होता है। पहली वैस्कुलर इवेंट में ब्लड वेसल्स चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है? कैसे उस घटना होता है? तो पहला में क्या होता है? ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि नैरो ब्लड वेसल, यानी कि नैरो ब्लड वेसल्स, यानी कि नैरो हमारा ब्लड वेसल्स पहले क्या होता है? सिकुड़ जाता है। हमारा ब्लड वेसल्स पहले क्या होता है? सिकुड़ जाता है। कौन सी घटना में? तो ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन में नैरो ब्लड वेसल्स हो जाता है। यानी कि जब भी आपको अगर कहीं पे आपको यहाँ पे आप लोग थोड़ी देर दबा के रखिए तो क्या होता है? यहाँ पर का ब्लड वेसल पीछे भाग जाता है। यहाँ पे ब्लड जो होता है पीछे भाग जाता है, हमारा स्किन वहां पे व्हाइट हो जाता है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, अभी भी क्लास करते करते आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप लोग के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो कहीं पे आप लोग देखिए दबा के, यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होगा कि बैक हो जाता है। यानी कि वहां पर जहां पे हम लोग प्रेस किए दबाए तो वहां पर का ब्लड वेसल क्या हो गया? नैरो हो गया। नैरो होने के कारण क्या होता है कि ब्लड बैक हो जाता है, यानी कि बैक हो जाता है। तो इस घटना में क्या होता है कि as soon as injury occurred that blood vessels constrict become narrow for a short time। कुछ थोड़ी सी समय के लिए क्या होता है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स नैरो होता है शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है? ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है। टेम्पोररी ब्लड, जैसे आप लोग को बताते हैं, आपको इंजरी होता है, कहीं पे इंजरी होता है तो आप अगर देखे होंगे कहीं इंजरी होने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए क्या होता है? ब्लड स्टॉप हो जाता है। ब्लड उसके बाद फिर निकलता है ब्लड, उसके बाद क्या होता है? ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लड वेसल्स में स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। यह घटना क्यों होता है? ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन घटना क्यों होता है? जब इंजरी होता है तो फर्स्ट टर्म में ये घटना होता है। कौन सा घटना होता है? ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जब उस समय क्या होता है? ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है और थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाता है। अगर नहीं हो, यह घटना नहीं होगा तो इंजरी होने के बाद क्या होगा कि हमारे बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो हमारे बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो यह घटना क्या करता है? कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। नैरो करने के कारण वो ब्लड ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा घटना वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन दूसरा स्टेप दूसरा VASO वैसोडाइलेशन में क्या होता है? डायलेट ब्लड वेसल्स डायलेट होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स डायलेट होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल डायलेट होता है। डायलेट कैसे होता है बताते हैं आपको। जैसे यह हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, और क्या होता है? जब यह घटना वैसोडाइलेशन का घटना होता है तो क्या होता है? हमारा ब्लड इस तरह से बढ़ जाता है। इस तरह से क्या होता है? बढ़ जाता है। नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है ब्लड का वेसल। जिस रास्ते से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या होता है? थोड़ा फैल जाता है। तो
आफ्टर दैट द ब्लड वेसल्स डायलेट बिकम वाइड, मतलब चौड़ा हो जाता है। वेसोडाइलेशन के कारण हमारा ब्लड वेसल चौड़ा हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि वहां पर रेडनेस और हीट मिलता है। तो आपको हम यही बता रहे थे तब से कि हमारे बॉडी में जब इन्फ्लामेशन होता है तो हीट कैसे होता है और रेड कैसे होता है, जो वहां पर का एरिया होता है वो रेड कैसे हो जाए। तो इसी के कारण वेसोडाइलेशन के कारण ही हमारा वहां पर का ब्लड क्या होता है, रेड होता है और क्या होता है, हीट हो जाता है। किस तरह से होता है, हम लोग यह प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट में क्या होता है, आर्टीरियल डाइल्यूट होता है। पहले क्या होता है, आर्टीरियल का डाइल्यूट होना। आर्टीरियल डाइल्यूट हुआ। आर्टीरियल डाइल्यूट होने के बाद क्या हुआ कि उसका कैपिलरी डाइल्यूट हुआ। कैपिलरी डाइल्यूट हुआ। कैपिलरी डाइल्यूट होने के बाद क्या हुआ, वेसल्स डाइल्यूट हुआ। वेनल्स डाइल्यूट किया। वेनल डायलेट करने के बाद क्या हुआ कि लोकल वैस्कुलर फ्लो इंक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमको रेडनेस देखने को मिला और फिर हीट देखने को मिला। तो हम लोग ये देखते हैं। तो यह फिगर हम इसी के लिए हम यह फिगर बनाए थे। तो आपको पता है जो भी हमारे हार्ट से जो ब्लड आता है तो हमारे कहा जाता है आर्टरी, आर्टरी से क्या जाता है कैपिलरी, कैपिलरी से होते हुए कहा जाता है वेन्यूल जाता है। वेन्यूल से क्या होता है, हमारे वेन में जाता है, फिर वेन से हमारे हार्ट में, फिर यह प्रोसेस चलते रहता है। तो या इसी को हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन, वेन से फिर हार्ट, हार्ट से ये सही घूमते रहता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, आर्टियल डाइल्यूट। जैसे आर्टियल से जो मान के चलिए मेरा आर्टियल है, यहाँ से जो मेन वेन लिख रहा है, मेन वेन लिख रहा है, ये क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब जैसे इस साइज में था तो इस साइज में हो गया। आर्टियल, इस आर्टरी से जो मेन वेन लिख रहा था, आर्टियल लिख रहा था, उसका क्या होता है, वेन का वाइड हो जाना, चौड़ा हो जाना। तो यहाँ क्या हो रहा है, आर्टियल डाइल्यूट हो रहा है। जो आर्टरी से जो मेन वेन निकला उसका डाइल्यूट हो रहा है, तो वही डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो रहा है, आर्टियल डाइल्यूट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, कैपिलरी डाइल्यूट होता है। जो ये हमारा कैपिलरी है, ये क्या है हमारा, ये पूरी, यह सभी हमारा क्या है, जो आर्टियल और वेनुल से जुड़ा हुआ है वो पूरा क्या है, कैपिलरी। फिर कैपिलरी डाइल्यूट होता है। जो यह कैपिलरी है तो फिर ये क्या होता है, ये फिर इसका वेसल जो है थोड़ा फैलता है। फैलने के बाद क्या होता है, ये कहा जाता है वेन के वेनुलू में जाता है। वेनुलस जो या वेन से जो ये जुड़ा हुआ है, मोटा मेन वेन से जुड़ा हुआ है, मेन वेसल, उसको कहते हैं वेनुलस। तो उसके बाद क्या होता है, वेनुलस डाइल्यूट होता है। वेनुलस डाइल्यूट होने के बाद क्या होता है, जब भी अगर किसी पानी को आप इतना मोटा पाइप से फ्लो करवा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, और उसके बाद उसको बढ़ा करके हम इतना बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, इसमें जितना पानी जाएगा उससे अधिक पानी इसमें जाएगा। तो उसी प्रकार जब ब्लड इतना इस शेप से जा रहा था तो नॉर्मल जा रहा था, और जब मेरा ब्लड क्या डाइल्यूट कर गया, डाइल्यूट करने के बाद क्या किया कि अधिक ब्लड फ्लो हो गया। अधिक ब्लड फ्लो होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे रेडनेस देखने को मिला और हीट देखने को मिला। अधिक ब्लड फ्लो होने के बाद जब एक ही जगह आप बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर दीजिएगा तो क्या होगा, वहां का एनवायरमेंट थोड़ा हीट हो जाएगा और वहां का एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से वहां का क्या होता है, वहां पर रेडनेस देखने को मिलता है और हीट देखने को मिलता है। तो हम लोग वेसोडाइलेशन पर, वेसोडाइलेशन मतलब होता है कि डाइल्यूट ब्लड वेसल का चौड़ा हो जाना, इसे कहते हैं वेसोडाइलेशन। और क्या हुआ, जब आर्टरी से जो आर्टियल निकलता है उसका डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने के बाद कैपिलरी का भी वेसल डाइल्यूट होता है, और उसके बाद जो वेन से जुड़ा रहता है वेनुअल, मेन वेन रहता है, वेनुअल का
होगा वो भी डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने के कारण अधिक ब्लड फ्लो होता है। अधिक ब्लड फ्लो होने के कारण क्या होता है, वहां पर रेडनेस और हीट देखने को हमको मिलता है। तो हम लोग यही हम साबित करने के लिए आपको जो हम पढ़ाए थे साइन को, इंफॉर्मेशन के साइन में हम पढ़ाए थे कि हीट एंड रेडनेस। तो हम लोग देखे कि कैसे हीट और रेडनेस होता है, तो यही हम साबित करने के लिए आपको ये फिगर बनाए हुए थे। तो चलिए हम लोग स्टेप 2 खत्म कर लिए। उसके बाद स्टेप 3 में है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या कह रहा है कि इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। इंक्रीज परमिबिलिटी। क्या हुआ, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, मतलब कि परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि आर पार दिखना। तो इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी मतलब वेस्कुलर परमिएबिलिटी का बढ़ जाना, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ जाना। तो क्या है, तो हम लोग देखते हैं। तो एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट, एंडोथेलियल सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और स्पेस क्या होता है, ओपन होता है। फ्लूइड एंड प्रोटीन लीक आउट, फ्लूइड और प्रोटीन जो बाहर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि स्वेलिंग हो जाता है और पेन होता है। तो ये हम लोग आपको बताते हैं। तो ये कैसे होता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स के सबसे नीचे का लेयर में क्या रहता है, एंडोथेलियल सेल रहता है। एंडोथेलियल सेल ऐसे जुड़ा रहता है, एंडोथेलियल सेल जुड़ा रहता है सबसे निचली, सबसे इनर लेयर में। ये क्या हमारा एंडोथेलियल सेल है। ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अब अगर इंजरी के कारण जब वहां पे रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये एंडोथेलियल सेल क्या करता है, एंडोथेलियल सेल जो ये जुड़ा रहता है, ये तो एंडोथेलियल सेल है, यह तो दो एंडोथेलियल सेल जो जुड़ा रहता है, जैसे ये है ना, ये जो जुड़ा रहता है, ये बीच में जो जुड़ा रहता है, दो एंडोथेलियल बीच में जो जुड़ा रहता है, वो टाइट बैरियर से जुड़ा रहता है। एक टाइट बैरियर से जुड़ा रहता है। ये क्या से जुड़ा रहता है, टाइट बैरियर से जुड़ा रहता है। दो एंडोथेलियल सेल टाइट बैरियर से आपस में कनेक्ट रहता है। और जब इंजरी होता है, जब इंजरी होने के बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो क्या होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे होता है, हिस्टामिन निकलता है और नाइट्रिक एसिड निकलता है। तो क्या होता है कि ये जो टाइट बैरियर से जुड़ा रहता है, यह लूज हो जाता है। लूज होने के कारण क्या होता है कि इसमें गैप बन जाता है। गैप बनने के कारण जो होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स में जो हमारा प्रोटीन था, प्लाज्मा था और WBC था। प्रोटीन, प्लाज्मा और WBC था, वो क्या हो गया, ये गैप के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ आ जाता है, हमारे टिश्यू में आ जाता है। हमारे क्या आ जाता है, ये जैसे ये मान लेते हैं ये टिश्यू है हमारा, तो ये कहाँ आ जाएगा, हमारे टिश्यू में। तो क्या होता है, ये हमारे टिश्यू में आ गया। जो प्रोटीन प्लाज्मा था वो हमारे क्या हो गया, टिश्यू में आ गया। टिश्यू में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है,
ये क्या करता है, स्वेलिंग का फॉर्मेशन करता है। जब आप एक जगह किसी चीज को, जैसे जैसे यह मेरा कॉपी है पूरा, इसका नॉर्मल शेप में है, लेकिन हम इसमें क्या कर देते हैं, बहुत सारे, इसमें हम बहुत सारे सामान को भर देते हैं। भरने के बाद क्या हो गया कि देखिए ये नॉर्मल था और इसको पीछे से क्या हो गया कि एक उब गया। क्यों उगा, क्योंकि इसमें हम जबरदस्ती बहुत सारे सामान को एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करने के बाद क्या हो गया, ये बाहर से थोड़ा इसका शेप चेंज हो गया, हो या गुलठी टाइप का जो है बाहर से आ जाता है। तो जब जब प्रोटीन, प्लाज्मा और सब ये आके क्या करता है, सेल में एक जगह एग्जेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करता है, यहाँ पे स्वेलिंग का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, यहाँ पर स्वेलिंग फॉर्मेशन होता है। क्या करता है, स्वेलिंग फॉर्मेशन होता है। और जब स्वेलिंग का फॉर्मेशन होगा, जब एक जगह सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या होगा कि न, तब वहां पे क्या होगा, पेन भी होगा। जब जबरदस्ती आप किसी को एक कवर एरिया में आप जबरदस्ती किसी को बहुत सारे सामान को हटा रहे हैं, तो क्या होता है, टूट जाता है, फट जाता है। तो इसी तरह का क्या होता है कि हमारे सेल में, टिश्यू में जब अधिक प्रोटीन, प्लाज्मा एक जगह जमा हो जाता है, तो क्या करता है, वो पॉस बनाता है, स्वेलिंग बनाता है। स्वेलिंग बनाने के बाद क्या होता है, वहां पे पेन होता है। तो हम आप लोग को यही बता रहे थे कि इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में इस घटना में क्या होता है। तो इस घटना में क्या होता है कि इस घटना में क्या हो रहा था, स्वेलिंग एंड पेन हो रहा है, स्वेलिंग एंड पेन हो रहा है। तो देख लिए हम लोग। तो इसको लीकेज होने के घटना को हम लोग, इस लीकेज होने के घटना को हम लोग, कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं। और ये आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक प्रोसेस है, स्वेलिंग ऑफ ब्लड फ्लो स्टैटिस, स्टेप 4, स्टैटिस मतलब होता है कि ब्लड लॉस मेक ब्लड थिक। जो यहाँ पे जो ब्लड से क्या हो गया कि ब्लड में से क्या हो गया कि यह प्रोटीन, प्लाज्मा हमारा बाहर आ गया। तो क्या हो गया कि वह ब्लड का वेस्कोसिटी अधिक हो गया। ब्लड क्या हो गया, जो प्रोटीन, प्लाज्मा, ब्लड में 90+ क्या रहता है, 90+ जो रहता है, 95% जो रहता है वो क्या रहता है, प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा रहता है। और जब वही बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड का वेस्कोसिटी अधिक हो जाएगा। वेस्कोसिटी यानी कि वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वेस्कोसिटी अधिक हो जाएगा, वेस्कोसिटी अधिक हो जाएगा, तो वो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो होगा। जब भी आप कहीं पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक गिलास पानी लीजिए और थोड़ी सी मध लीजिए, चाहे मध ले सकते हैं। मध को आप एक टेबल पे या फिर किसी भी जो समतल भूमि हो वहां पे दोनों को एक बार में गिरा देना, वहां पे एक बार में गिरा देना, और आप एक नीचे उसके थोड़ा आगे लकीर बना दीजिएगा, और कौन सबसे पहले पार करता है वो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी, गाढ़ापन जिसका होगा उसको समय लगेगा उस लकीर को पार करने में, जिसका विस्कोसिटी कम होगा, गाढ़ापन कम होगा, वो जल्दी पार कर जाएगा। तो स्टैटिस मतलब हो गया कि जो हमारा प्रोटीन, प्लाज्मा था वो क्या हो गया, सेल में आके, टिश्यू में आके एक जगह इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद क्या किया, वो स्वेलिंग और पेन का फॉर्मेशन किया, और जो ब्लड था उसमें से जो प्लाज्मा प्रोटीन निकल गया, तो वो क्या हो गया, ठीक हो गया, वेस्कोसिटी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो स्टेप 5,
WBC का मेग्रीगेशन, WBC मेग्रीगेशन मतलब ये हुआ कि इट इज द प्रोसेस बाय जिसमें WBC मूव करता है, WBC मूव करता है कहाँ, आउट ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल से बाहर, ब्लड वेसल जो बाहर आया, बाहर आने के बाद यह मूव किया एंड एंटर किया इनटू द टिश्यू, और बताया आपको कि प्रोटीन, प्लाज्मा और WBC क्या हो रहा था, हमारे ये जो गैप बन गया था, गैप इससे हमारे टिश्यू में आ रहा था, तो टिश्यू में आ गया, तो क्या करता है WBC क्या करता है, वो एंटर करता है टिश्यू के पास, जहां पे इंजरी हो गया था उस टिश्यू पे जाके पहुंचता है, पहुंचने के बाद क्या करता है, वो फाइट करता है, किसके फाइट करता है, जो वहां पे इन्फेक्शन हो गया था, इंजरी के कारण हो गया, चाहे वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस थे, वो WBC वहां पे जाके फाइट करता है। WBC के आपको बताए थे, WBC का कौन सा पार्ट फाइट करता है इन्फेक्शन से, तो WBC का न्यूट्रोफिल जो फाइट करता है, न्यूट्रोफिल फाइट करता है, इससे बैक्टीरिया, वायरस से जो इन्फेक्शन को कॉज करता है उससे। फाइट against infection at a site of इंजरी, तो इंजरी के साइड पे जाके वो क्या करता है, WBC फाइट करता है, इन्फेक्शन को फाइट करता है, और फिर जब फाइट करता है तो वहां का कंडीशन फिर लो होता है। तो अगला हम देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे सेलुलर इवेंट, सेलुलर का घटना कैसे होता है, और उसमें हम समझेंगे कि WBC किस तरह से फाइट किया, किस तरह से वहां पे स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कम हुआ, तो हम लोग देख लिए क्या बहुत, तो आप लोग को आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, तो अगली हम घटना में इसी को कंटिन्यूअस करेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो एक थम्स अप जरूर भेजिएगा। तो जाते जाते एक लाइन सुना देता आपको, तो गलतियां करनी बुरी बात नहीं है, गलतियां करना बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर गलती हमें नया अनुभव सिखाती है। गलती करना गलत नहीं है, गलती करके उसको छोड़ देना गलती है। तो इसी पे एक लाइन है कि गलतियां करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर गलती हमें नया अनुभव सिखाती है। असली हार तो तब है, असली हार तो तब है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो गलतियां करना बुरी बात नहीं है, आप गलती करके भी आप उसको सुधार करके उसमें इम्प्रूव ला के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन असली आदमी हार कब जाता है, जब एक गलती हुआ उसको पूरी तरह से छोड़ देता है। तो आप लोग को छोड़ना नहीं, गलती हो जाए, रिजल्ट थोड़ा कम आए एक बार दो बार, तो आपको उसमें इम्प्रूव लाना, किस वजह से हमारा रिजल्ट खराब हुआ, किस वजह से रिजल्ट खराब हुआ, इसमें इम्प्रूव करना है हमको, और फिर उसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो हमारा रास्ता नहीं चेंज होना चाहिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है पढ़ने का वो चेंज होना चाहिए, कि हम लोग कैसे पढ़े तो किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो हमारा ड्रीम चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास आज यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो थैंक यू आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट डे, गुड बाय, थैंक यू।